अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी और ज़ाती साथ ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। कि जनाब हर इंसान के पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन ऑप्शंस को आपने किस तरह चूज़ करना है। आपके पास चॉइसेस होती हैं और इन चॉइसेस को देखकर ही आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में नाकाम भी हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकती हूँ, ये आप भी हो सकते हैं, कोई भी शख्स हो सकता है, कोई इदारे का किसी भी इदारे में काम कर रहा हो, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। इसके पास दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए ना जनाब यही चीज़ें मौजूद होती हैं, और इंटरैक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं जो आपने करनी है। यही ऑप्शंस पर आपने रहना है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ तो क्या ये मेरे लिए कारआमद साबित है या नहीं है। इससे इस अप्रोच से मुझे ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी या मैं नाकामी का सामना भी कर सकता हूँ। या तो वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहें, हर चीज़ का एक्सपीरियंस्ड लेकर मौके को इस्तेमाल करें, या वो बस अपनी ज़ात तक महदूद रहें और वो काम वो कर रहा है ख़ुद को इस तक महदूद रखे। हम इस बात को या मैं इस बात को इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि दो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का जायज़ा लेकर अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि कुछ बच्चे हैं हमारी, अगर स्कूल की बात कर ली जाए, जो लाइफ में अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ बहुत सी और एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। वो खेल कूद भी करते हैं, वो दोस्तियाँ भी करते हैं, अक्सर घूमने फिरने भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब उन्हें मौका मिले वो गैर निसाबी मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं। और उसके बरक्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, अपनी पढ़ाई तक महदूद रहते हैं, और बस एक ही उनका टारगेट होता है कि जनाब मैक्सिमम मार्क्स लेकर हमने क्लास में ना अपनी पहली पोजीशन हासिल करनी है। इसके अलावा क्लास में या क्लास के बाहर क्या हो रहा है उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, ख़बर नहीं होती है। मतलब ये कि लाइफ को सिर्फ वो एक ही चीज़ तक महदूद रखते हैं। अगर आप इन दो किस्म के स्टूडेंट्स का ही जायज़ा ले लेना तो बहुत सी बातें हमें समझ आ जाती हैं। यकीनन वो बच्चे जो ज़्यादा सोशल थे, जो ज़्यादा सोशली एक्टिव थे और हर किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होंगे। उनका एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा होगा उनके मुकाबले में जो सिर्फ पढ़ाई तक महदूद रहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, यानी लॉजिक या फ़लसफ़ा क्या है कि क्यों हम इस तरह करते हैं। अगर हम इन चीज़ों का, इन दो कैटेगरीज़ का ही बगौर मुशाहिदा कर लेना तो हमें समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी में हर किस्म का एक्सपोजर ही है जो हमारे काम आता है। एक्सपोजर चाहे माशरती हो, जज्बाती हो, इसका लाइफ में एक प्रॉपर इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। और अगर मैं कहूँ तो ये दरअसल एक जर्नी होती है जो हमें सोशली ज़्यादा विजडमफुल बनाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत, इस दुनिया और दूसरे इंसानों की हकीकत को ज़्यादा करीब से देख पाते हैं जब हम लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी शख्सियत को जानते हैं, तो हमें एक्सपोजर मिलता है, हमें दुनिया को जानने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप एक ही बॉक्स में रहेंगे, सिर्फ कुछ चीज़ों, कुछ एलिमेंट्स को ही अपनी ज़िंदगी में लेकर रखेंगे तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपको लगेगा सिर्फ यही दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है। अपने दिमाग की दुनिया को, अपने दिमाग को वुसअत में लेकर आए, बढ़ाने की कोशिश, अपनी सोच को, अपने एक्सपोजर को बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत से लोग हैं मूवीज़ देखते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं, मीडिया से इन टच में रहते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, लोगों में उठना बैठना या खेल कूद में वो मशगूल रहते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो हमारी शख्सियत को ना ज़माने के साथ साथ बनाती हैं, हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के लिए रेलिवेंट बनाती हैं। तो लिहाजा आप जहाँ कहीं भी हैं इन चीज़ों की अहमियत को नज़रअंदाज मत करें। आपने अपने एक्सपोजर को बढ़ाना है। आप ये मत समझें कि अगर हम इस डब्बे में मौजूद हैं तो हमने इस डब्बे में ही ज़िंदगी गुजार देनी है। थोड़ा सा उस डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्या पता कि उस डब्बे से बाहर निकलेंगे तो आपको कितना हसीन मनाज़र देखने को मिले, ज़िंदगी आपकी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि जनाब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी
इंशाल्लाह खुशहाल ही गुजरेगी। अब कुछ हेल्दी रहने के हवाले से बात कर लेते हैं। हम में से ना अक्सर लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिन्हें कोई ना कोई ग़िज़ा या तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो नापसंद होती है, और कभी कभार उनके साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो कुछ खा ले, या तो उन्हें वॉमिट हो जाती है या फिर वो बीमार हो जाते हैं। फूड एलर्जी ना सिर्फ बड़ों में पाई जाती है बल्कि ये बच्चों में भी हो सकती है। और फूड एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बायस मुतासरा बच्चे के या किसी बड़े के आप स्किन पर देखेंगे कि सुर्ख धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और अचानक से आपको समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि स्किन के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो गई है। बच्चों को सबसे ज़्यादा एलर्जी दूध या फिर अंडे से होती है, और बाज़ औक़ात हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ ऐसी मखसूस ग़िज़ाएँ होती है जिसके खिलाफ रिएक्शन ज़ाहिर कर रहा होता है, और यही फूड एलर्जी होती है। और जब भी हम में से कोई वो मखसूस ग़िज़ा खाते हैं तो इसका जिस्मानी रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ जाता है। और किसी मखसूस खुराक से एलर्जी की शिकायत बहुत ही आम तो नहीं है, लेकिन 6 से 8% को ये शिकायत ज़रूर होती है, और वो इस वजह से ये चीज़ें खाने से परहेज़ भी करते हैं। और अगर ये बच्चों में मसला हो तो ऐसी सूरत में माँ बाप परेशान होकर बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और उनकी शिकायत ये होती है कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। और बाज़ बच्चे अंडा देखकर मुंह फेर लेते हैं, मतलब खाते नहीं है, उनका दिल नहीं करता, और बाज़ दूध को देखकर मतलब कै आनी शुरू हो जाती है या वॉमिट आनी शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से एलर्जी की शिकायत छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी एलर्जी ट्रिगर हो सकती है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, मतलब जिनको एलर्जी हो जाती है उनके लिए कौन से ग़िज़ा जो मुज़र सेहत साबित हो सकती है, और किस तरह एलर्जी से बचा जा सकता है। दूसरा कि कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है और कुछ लोगों को फूड इंटॉलरेंस होती है, तो उसमें क्या फ़र्क है, किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और ये दोनों स्पेसिफ़िक लोगों को क्या करना चाहिए, इन मसाइल का हल उनके पास क्या है, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में तूबा इदरीस मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तूबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। तूबा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फूड एलर्जी में और फूड इंटॉलरेंस में, फ़र्क क्या है दोनों में? अच्छा, जो फूड एलर्जी होती है ये बेसिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जिनके अंदर एलर्जेंस पाए जाते हैं, और ये जो एलर्जेंस हैं ये प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं, और ये आपके इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं फूड एलर्जेंस की बात करूं तो ये ज़्यादातर जो लोगों को होते हैं जिस वजह से वो इन फूड्स में पाए जाते हैं, जिसके अंदर हम मिल्क का कह लेते हैं, वीट हो जाती है, इसके अलावा एग है, फ़िश है, सोए है, और पीनट्स भी होती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को फूड एलर्जीज़ हो जाती हैं। इनके अंदर ज़्यादातर 90% अराउंड लोग जो हैं वो फूड एलर्जेंस इन फूड्स को खाने की वजह से उनको एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जी हो जाती है। ठीक है। और अगर मैं फूड इंटॉलरेंस की बात करूं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ओके, मतलब फूड एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है और फूड इंटॉलरेंस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। जी, अब इसके अंदर ये होता है कि फूड एलर्जेंस में जैसे मैंने बात की उसमें तो प्रोटीन्स ऐसी होती है ना जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो ये किसी भी फूड में कोई ना कोई इंग्रेडिएंट या ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, या डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है उसको लेकर और टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हमें मजीद सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो दोनों में क्या सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं? किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? फूड एलर्जी की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं एक पर्सन को, और जिनको इंटॉलरेंस है उनको किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं? अच्छा, अगर हम एलर्जीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर ज़्यादातर सिम्टम्स आपके लिए विजिबल हैं, यानी आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, नोज़ के आपकी ब्रीदिंग के अंदर मुश्किल हो रही होती है, या फिर रैश हो जाते हैं स्किन के अंदर, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। और अगर हम उसकी बात करते हैं इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इनविजिबल सिम्टम्स, यानी एज इन आपको वो दूसरी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब आपका पेट खराब हो जिससे आपको डायरिया है, ब्लॉटिंग है, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अच्छा, वो आपको इंटॉलरेंस में आते हैं। और अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला होना शुरू हो गया है, जैसे मैंने बात की कि रैशेस हो जाते हैं और रेड होना स्किन शुरू हो जाती है, वो आपकी फूड एलर्जीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके मेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं या ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं? अच्छा, वैसे तो मेन यही है, क्योंकि जैसे ही आपको एलर्जी होती है आपके आईज के अंदर इशू होना शुरू हो जाता है, एट टाइम्स आपको पता है स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा कफिंग
स्टार्ट हो जाती है या रैशेस से आप कहते हैं कि ओ एलर्जी हो रही है, कोई चीज़ रिएक्ट कर गई है, तो मेन विजिबल सिम्टम्स तो यही होते हैं। इसके बाद वेरी करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस स्पेसिफिक फूड ग्रुप से एलर्जी है? हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसका कोई मेथड है, आसान मेथड कि हमें पता चल जाए? उसका ये होता है कि आप अपने ना एक्चुअली रिकॉल करते हैं डाइटरी पैटर्न्स को। अच्छा। कि हमने क्या क्या खाया था, और जिस चीज़ के बाद पहले आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने डॉक्टर के पास भी जाना है एग्जामिन कराने के लिए, तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या खाया था पिछले इतने अरसे के अंदर, यानी लाइक 1 डे रिकॉल भी हो सकता है, 2 डे रिकॉल भी हो सकता है, या पर वीक के अंदर से हम बात कर सकते हैं। एट टाइम्स लोगों को बीफ एलर्जी हो जाती है, अब उनको पता नहीं चलता है क्योंकि वो अब इसका आपने जिस तरह कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आसान हल क्या है पता चलाने का, कि यही होता है कि अगर आपको एक ही चीज़ खाने से सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर बार बार हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रहे हैं, तो फिर आप खुद देख रहे होते हैं कि कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है किसी मीट प्रोडक्ट से या एग्स वगैरह से या इस तरह। और सेकंड जो है ना, हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होती हैं जिसके ऊपर हम ज़्यादातर रिलाई करते हैं। अच्छा। अब वो हमारे लेबोरेटरी टेस्ट्स वगैरह होते हैं जिनसे ही हमारा सही से पता चलता है कि हमें किस चीज़ से। लेबोरेटरी टेस्ट से भी पता चल जाता है कि आपको किस फूड ग्रुप से एलर्जी है? जी जी, उससे ज़्यादा सही पता चल जाता है किस फूड ग्रुप से एलर्जी है, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में तो हम इतना नहीं कर सकते हैं ना। अब जिस तरह बहुत से लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो अब आप देखें कि उनको, अब मैंने बहुत से, मेरे पास भी केसेस ऐसे आए हैं कि जिनको बहुत मिडिल एज में आके पता चलता है कि वो दे आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट। उनको हमेशा से यही लगता था कि हमें ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, हम इसको कम खा लेते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्योंकि हमारा, आपको पता है, स्टेपल फूड वीट है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप देखें कि वीट हमारी ऑलमोस्ट हर दूसरी चीज़ के अंदर पाई जाती है, और हम इससे बच के नहीं रह सकते हैं। एट टाइम्स, एक दफ़ा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए। अच्छा। तो वो लिटरली वो दुबई से आए थे और उनकी हेल्थ बहुत वीक हो गई हुई थी, और वो लिटरली रोने लग पड़े कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस किस्म की बीमारी हो गई है। और जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो इट वाज ग्लूटेन इंटॉलरेंट। तो हमें ये, मैंने उनको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर इतना परेशान हो गए हैं, आप इसके साथ लाइफ बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। हाँ। बस आपने ये करना है कि आपने वीट के रिप्लेसमेंट्स को जाना है, सब्स्टिट्यूट्स पे जाना है। हाँ। जी, तो ये लोगों के अंदर एक तो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या क्या चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। आई नो इट्स नॉट रिवर्सिबल बट इट इज़ मैनेजेबल। यही तो मसला है ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग शायद समझना नहीं चाहते हैं कि हमें फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, फूड एलर्जी भी हो सकती है, हम उसको बहुत नॉर्मल लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन ये अगर वर्सन हो जाए तो ये आपकी जान भी ले सकती है, अगर इंटॉलरेंस की बात की जाए तो। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, आपने कोई भी चीज़ खानी है तो ध्यान, मतलब अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल जिस तरह मैं आपको बात करी थी, एक केस हुआ है कि मेरी बहन ही है, मतलब उन्होंने खाना खाया रात को और सुबह वो उठी है तो उनके पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे वो रैशेस होना शुरू हो गए हैं। और मतलब वही चीज़ें वो पहले भी खाती थी और अभी भी खाएं तो उनको रिएक्शन हो गया। तो वो हमें समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है इसको। अब इसका ये भी हल है कि अगर आपने ये चेक करना है कि उनको क्या स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है, या वो बाय चांस उनको वैसे ही कोई फूड पॉइजनिंग या इस तरह, वैसे फूड पॉइजनिंग के तो ये सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये तो एलर्जी ही है सीधी सीधी, स्किन के ऊपर वो रैशेस होना शुरू हो गए। वो नेक्स्ट टाइम भी ये चीज़ थोड़ी अमाउंट में ट्राई करें, और फिर उसके बाद ये चेक करें कि क्या वो ट्रिगर करी या नहीं। लेकिन उन्होंने फिर उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। अच्छा। लाइकवाइज अगर हम ये देखते हैं हमारी एलर्जी आइडेंटिफाई हो गई है और हमने मेडिकेशन ली और वो क्योर भी हो गई है, अब हम इसको ये चेक करने के लिए कि कहीं दोबारा तो नहीं ट्रिगर करी, हम उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में ऐड करते हैं। अच्छा, दोबारा से ऐड ऑन करते हैं, लेकिन हम कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं और फिर रेगुलर इंटरवल से उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और फिर ये चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ट्रिगर कर रही है, क्या ये वाकई एक सोर्स है, या अब इससे क्योर हो रहे हैं, या इसको इतना इशू नहीं हो रहा है। इसी तरह जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही सारी ज़िंदगी नहीं, एट टाइम्स होता है कि उनका गट हेल्दी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ग्लूटेन को। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। तरह की, मतलब अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंस की ही बात कर ली जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि क्योंकि हर चीज़ में वीट होता है, हर चीज़ में फिर उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ों को इनटेक करना होता है। तो वो कौन सी हेल्दी फिर चीज़ें खा सकते हैं, हेल्दी ऑप्शंस के ऊपर उनके पास क्या हैं जो वो खा सकते हैं? अच्छा, अगर हमने वीट को सबसे पहले बात कर लें, रिप्लेस करना है, तो एक बकव्हीट का आटा आता है, वो बड़ा अच्छा है, वो ग्लूटेन फ्री, उसके अंदर फ्लोर होती है उसमें वीट, लेकिन ग्लूटेन फ्री होती है। बकव्हीट बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये होना चाहिए जिनको BUCKWHEAT,
ये बहुत एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। मैंने मेरे पास एक इंटर्न भी थी, हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो बकव्हीट यूज़ करती होती थी और उनका बड़ा एक हेल्दी, वो बिल्कुल आम आटे की तरह ही रोटी लग रही होती है। कोई नहीं लग रहा होता कि आपने कुछ स्पेशल खा रहे हैं या कुछ हट के खा रहे हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। एक ये रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा हम राइस फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मकई का आटा। अब आपने देखा विंटर्स गुजर रही हैं, मकई की रोटी साग के साथ हम लोगों ने खाया है, तो ये मकई का भी एक बड़ा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ये क्यों नहीं स्टिक होता, हमेशा टूटता क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। ओके जी, ये प्रोटीन इसके अंदर लैक करती है, इस वजह से फिर ये स्टिक नहीं होता और एक प्रॉपर रोटी इस तरह से नहीं बन रही होती है। इसके अलावा पोटैटोज ले सकते हैं वो, और इस तरह ये जो मैंने आपको फ्लोर्स मेंशन किए हैं ये लें। इसके अलावा आपने जितनी भी सर्विंग्स पूरी करनी है आपने, बाकी वो फ्रूट्स से करें, वेजिटेबल्स से करें, प्रोटीन्स वैसे एज इट इज़ खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, लेकिन बस ये फ्लावर्स के अंदर ये रिप्लेसमेंट कर दें। वो राइस ले सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, उसमें भी कोई नहीं है, मतलब वो जो नॉर्मल राइस, वाइट राइस हम खा रहे होते हैं वो खा सकते हैं। बस ये है कि आपने बेकरी आइटम्स नहीं आप ले सकते हैं, जिस तरह ये जितने भी आपकी बेकरी में अवेलेबल हैं इनको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, यानी आपको ये सूट ही नहीं करती हैं। जंक फूड वगैरह भी, जी, वो भी आपको सूट नहीं करता, मतलब घर का, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स हमारी नहीं अवेलेबल है। कोई ऐसी रिनोन्ड एज सच बेकरी नहीं है जो कि सिर्फ ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स या बर्गर्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो ये तो फूड इंटॉलरेंस की बात होगी ना। फूड एलर्जी में जो आपने कंपोनेंट्स बताए हैं, जो ग्रुप्स बताए हैं, उनके अलावा सब कुछ खा सकते हैं? जी, उनके अलावा सब कुछ खा सकते हैं। ये मैंने जो आपको ग्रुप्स बताए थे इसके अंदर ऑलमोस्ट कह लें कि 90% लोग इससे ट्रिगर होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह की एलर्जीज हैं, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है। बट मेन जो है वो ये हो सकती है आपकी एलर्जी की वजह। लेकिन एलर्जी के अंदर हमारी जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है उसके अंदर बस यही होता है कि आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है जो आपको एलर्जी प्रोवाइड कर रही है, एलर्जी दे रही है, सॉरी, ट्रिगर कर रही है जिससे। लेकिन हम इंटॉलरेंस के अंदर सब्स्टिट्यूट्स के अंदर चले जाते हैं और हम उसको मतलब एलर्जी में आपने वो चीज़ ही अवॉइड करनी है। मतलब अगर किसी को अंडे से है या किसी को प्रोटीन से है, चिकन से है, तो उसने वो खाना ही नहीं, उसने वो नहीं खाना। हाँ जी। और अगेन अगर आपको लगता है कि आप अब उसको टॉलरेट कर रहे हैं थोड़ी बहुत बाइट्स के अंदर, तो फिर हाँ आप उसको ऐड कर सकते हैं लाइफ में, जिस हद तक आप टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को क्या मिल्क या जो डेयरी प्रोडक्ट्स उनकी भी एलर्जी या इंटॉलरेंस हो सकती है? बिल्कुल, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी एक बहुत मेजर होती है। अक्सर छोटे बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। हाँ जी, उनको दूध नहीं सूट कर रहा हो जाता है उन्हें भी। हाँ जी, तो इसके अंदर भी अगेन हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं वो लैक्टोज फ्री मिल्क है, योगर्ट ले सकते हैं। और कुछ लेकिन छोटे बच्चे के लिए कैसे हम इसको मैनेज करेंगे? मतलब वो तो नहीं बता सकता कि उसको कोई फूड एलर्जी हो रही है या उसको क्या, कहाँ पर पेन हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रही है, ये क्या हो रहा है। ज़्यादातर आप देखें बच्चों को जब गैस हो जाती है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनको वॉमिट्स आ रही होती हैं या डायरिया हो रहा होता है एक चीज़ से कंटिन्यूसली, उनका डायरिया नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप अगर तो ये वैसे तो आमतौर पे भी बच्चों को ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, बच्चे बीमार होते हैं नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो, तो फिर वो उनका बार बार उनकी जब जिस तरह तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार उनको मतलब आप कह लें कि डायरिया हो रहा है, बार बार उनको गैस हो रही है, बार बार वो आवाज़ आ रहा है, उनको दूध सूट नहीं कर रहा, ये पता चल जाता है अब मदर्स को। जी, तो वो फिर ये होता है। इसके भी रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं बहुत ईजीली। लेकिन ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या मदर फीड से भी है और जो दूसरे वाला दूध पिलाते हैं वो भी है? हाँ जी, इनसे जो दूसरे वाला लेते हैं ना वो उनकी पैकेजिंग पे लिखा होता है जो लैक्टोज फ्री होते हैं। मोस्टली दूध में होता है लैक्टोज, जो आम नॉर्मल बच्चे हैं उनके अंदर होता है। अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। इसमें लेबल रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी तरह की आप कह लें एलर्जीज़ हैं या फिर आपको इंटॉलरेंस है तो आपने लेबल रीड लाजमी करना है। ये आम लोगों को पता होना चाहिए कि आपने इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसमें पाए जाएं जिनसे आपको इंटॉलरेंस है या एलर्जी है उसको आप अवॉइड करें, बाय ही ना करें, ऐसी चीज़ें। अच्छा, मतलब अब थोड़े से बड़े हो गए हैं बच्चे, स्कूल गोइंग हो गए हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं? अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो उन्होंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना उन्होंने? अच्छा, उन्होंने सबसे पहले तो सारे फूड ग्रुप्स खाने हैं। दूध को हम अभी साइड पे रखते हैं क्योंकि उससे उनको इंटॉलरेंस है। इसके अलावा उन्होंने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है, स्नैक्स भी ले सकते हैं। और क्योंकि देखिए जब आपको एक चीज़ से जिस तरह स्पेसिफिक डायग्नोज हो गया है कि ये मिल्क इंटॉलरेंस है बच्चे को, तो फिर हमने ये कोशिश करनी है कि कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो वो बच्चा, ठीक है। तो और वो आप देखिए कि ग्रोइंग एज के अंदर आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
है, तो इसके अंदर हमने बच्चे को कोशिश करनी है कि दही दे सकते हैं वो, अच्छा दही दे सकते हैं, दही वो कर सकता है टॉलरेट, इसमें इशू नहीं है। और कुछ तरह की ऐसी चीज़ होती है जो भी बच्चों को सूट कर जाती है, चीज़ स्लाइसेस वगैरह कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को सूट कर जाते हैं। और इसके अलावा फिर आपने अगर मिल्क की हम बात करें तो इसमें आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है और सोया मिल्क है। इस तरह के जो मिल्क्स हैं वो आपको एज एन लैक्टोज के रिप्लेसमेंट में मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल वाला दूध नहीं पीना, फिर आपने इस पे शिफ्ट हो जाना है। जी, और जी। वही दूध किसी अगर कोई दूध से बनी हुई कोई चीज़ है वही वाला यूज़ करना है, नॉर्मल वाला नहीं करना। मतलब नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे तो वो ट्रिगर हो जाएगा। ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि प्रिपरेशन मेथड बहुत वेरी करता है। एट टाइम्स हम हर चीज़ में केयर कर रहे होते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ पकी हुई खा लेते हैं जिससे आपकी वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है। तो ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। इसके अंदर हमने ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हम उसी ही दूध का इस्तेमाल करें जो हमें सूट कर रहा है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि बाकी फूड ग्रुप्स भी है तो शायद वो मैनेज हो जाए। हाँ, लेकिन इतनी सी लापरवाही से भी आपकी चीज़ जो है ना वो ट्रिगर हो सकती है। लेकिन सम केसेस ऐसे हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट जो है वो आम दूध को 1 ग्लास तक टॉलरेट कर लेते हैं, हाफ ग्लास 1 ग्लास, यानी ये नहीं है कि बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है, बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं। फिर अगेन वही वाली बात होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ये हर कंडीशन में ये नहीं कहूँगी कि ये हर एक के साथ होता है, लेकिन अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी कर रही होती है। और बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ना, बिकॉज बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये पेरेंट्स उनके ऊपर जो है ना वो नज़र रख सकते हैं। अब बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि वहाँ पे हमने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। तो मदर्स की बड़ी अहम जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने बच्चे के जो लंच बॉक्स है उसके अंदर क्या देकर उसको भेजना है। ये भी बड़ा और मदर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो बच्चों को इस चीज़ पे ट्रेन करें कि वो इस चीज़ को खुद भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जब हम स्कूल गोइंग एज में होते हैं। इवन आप देखें अभी हमारी एज में भी सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है। तो फिर मुझे ये लगता है कि ये मदर्स की काउंसलिंग एक तो खुद भी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के सामने ऐसी चीज़ें ना कह रही हों कि लो हम इसको ये तो दे नहीं सकते, ये तो ऐसे उसको मतलब कॉन्फिडेंस उसका शन ना करें कि बच्चे को ये फील होने लग जाए कि पता नहीं मेरे क्या ही बीमारी है मुझे। बिल्कुल इट्स नॉर्मल। तो मतलब ठीक है, कुछ चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई चीज़ होती है तो इस मदर्स को ये काउंसलिंग करनी चाहिए। नहीं कह सकते, हाँ जी, इसको एक कंडीशन कह सकते हैं। इट्स नॉट अ बीमारी, वही वाली बात है कि बीमारी नहीं है लेकिन कंडीशन कह सकते हैं। तो मदर्स काउंसलिंग करें अपने बच्चों की ताकि वो कॉन्फिडेंट रहें और अपने बल्कि बाकी दोस्तों को भी बताएं कि हाँ इस चीज़ से मैं टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी रिप्लेसमेंट में ये ले रहा हूँ, ताकि बच्चे भी एक दूसरे को बुली ना करें, मजाक ना उड़ाएं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जिनको एलर्जी हो जाती है किसी फूड ग्रुप से और खुदा ना खासा उन्होंने खा लिया है तो उसके बाद वो क्या मेडिकेशंस पर जाएं या अब उसको नॉर्मली लेकर चलें? नहीं, मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि देखें एलर्जीज़ जो हैं वो अगर स्वेयर एलर्जी हो तो इट माइट लीड टू डेथ एट सम केसेस, नॉट विद एवरीबॉडी। लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोमॉर्बिडिटी हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ अंदर एक चीज़ के हिलने से दूसरी चीज़ भी अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल ट्रू। तो फिर आपको मैं तो ये कहूँगी कि मेडिकेशंस को आपको कभी भी जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर से एटलीस्ट कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि ये क्यों इशू हो रहा है और जो रेकमेंड करें डॉक्टर्स उसके ऊपर सजेस्ट करना चाहिए। वो ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। बेशक आपको फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तूबा इदरीस हमारे साथ मौजूद थी। तूबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। फूड एलर्जीज़ और फूड इंटॉलरेंस के ऊपर बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है, इंटॉलरेंस आपको हो सकती है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी लाइफ भी गुजार सकेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सियासत के हवाले से बात कर ली जाए तो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद एक और तारीख रकम हो गई है कि एक ही घराने की 4 शख्सियात वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने में कामयाब भी हुई हैं। देखा जाए तो पीर के रोज़ यानी कि कल के रोज़ पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए इंतखाब हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरीम नवाज शरीफ 220 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। यूँ उन्होंने मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला और अपने घराने की चौथी वज़ीर आला के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा दिया है।
और अगर कुछ तारीखी पस मंज़र का जिक्र करें तो मरीम नवाज़ से पहले उनके वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। नवाज़ शरीफ पहली बार अगर देखा जाए तो 1995 में 85 में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। उसके बाद 1988 में वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज हुए। नवाज़ शरीफ के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ फरवरी 1997 में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। उसके बाद वो 2018 से 2013 और फिर 2013 से 2018 तक वज़ीर आला पंजाब रहे। शहबाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आला पंजाब बनने का एजाज़ भी हासिल है। शरीफ ख़ानदान के तीसरे फ़र्द हमज़ा शहबाज भी वज़ीर आला रहे और उनके मनसब तक रसाई हासिल करने में वो लोग कामयाब भी रहे हैं। और हमज़ा शहबाज का अगर दौर देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 87 दिन तक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। अब मरीम नवाज़ कल ही फील्ड में मुतहरिक नज़र आई हैं और इजलास बुलाए उन्होंने। शालीमार पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया कल ही। तो जहां पर मरीम नवाज़ पर तनकीद भी हो रही है, वहीं उनसे काफ़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली गई हैं। 12.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का सूबा पंजाब, जिस पर वो कैसी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखने वाली हैं, ये चंद रोज़ में ही हमारे सामने आ जाएगा। आज भी सुबह सवेरे उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है, वहाँ पर पहुँची हैं मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने उनसे पूछा है कि क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरह इसको आगे लेकर चलाया जाएगा। तो काफ़ी एक्टिव भी हमें नज़र आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि सियासी मंजरनामा किस तरह का रहने वाला है, आगे क्या क्या चैलेंजिंग्स जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में नईम मसूद साहब मौजूद हैं, तज्जिया कार है। नईम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। नईम साहब, आप ही से जानना चाहूँगी, क्या सूरत हाल आपको लग रही है? पहली खातून वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज़ साहिबा और बनते ही हलफ बर्दारी के बाद ही उन्होंने काफ़ी एक्टिवनेस शो की है। कल भी उन्होंने दौरा किया, आज फिर वो सिविल सेक्रेटेरिएट में सुबह सवेरे पहुंच गई हैं। महकमों के जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरीज थे वहाँ पर मौजूद है, अफसरान मौजूद है, उनसे मुलाकात की है। देखें मुनीबा, सुबह सुबह आपने चाय के साथ ही मुझे मुतालिया पाकिस्तान और मुतालिया पंजाब इकट्ठा पढ़ा दिया। फलां बाप, चचा और कज़न और वजारत आला। थोड़ा सा पस मंजर भी लोगों को बताए ना। तो ये आपने अच्छा किया। मैंने तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुतालिया पाकिस्तान, यही तो कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक थैंक यू का मुंतज़िर हूँ मरियम की तरफ से। अच्छा, क्यों? मैं देख रहा हूँ कि कब वो पीटीआई को इमरान खान का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने इतनी सहूलतकारी की उसकी स्पेस बनाने में। अच्छा। ना वो 17 का वाक़या होता, ना बतौर लीडर निखर के मरियम सामने आती, ना वो आज वज़ीर आला होती। इसी तरह स्पेस इमरान खान ने भी शुक्रिया अदा नहीं किया था आसिफ अली जरदारी का और मियाँ नवाज शरीफ का। अच्छा। कि उनकी गलतियों ने भी उनके लिए स्पेस पैदा की। अच्छा। थी। हाँ, सुबह सुबह आपकी चाय भी पी है, पस मंजर सुना, एक दुआ दूंगा। क्या? दुआ यह है कि कल का मैं भी देख रहा हूँ, 1-2 प्रोग्रामों में भी बैठा कि जो मरियम नवाज शरीफ की अपनी मरियम है। अच्छा। यानी मरियम औरंगजेब, अल्लाह करे वो मुस्तकबिल की नहीद खान साबित ना हो। क्यों? आपको ऐसा क्या हुआ है? आपको याद है ना नहीद खान? वैसे नहीद खान इसी तरह ही बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी। और ऐसे लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं एक अर्ज करूंगा कि जहां मरियम को अपने दोस्तों को आगे बंद बांधने कि वो मनमानी ना करे, जी जी, जिस तरह उसे ब्यूरोक्रेसी के आगे बंद बांधने हैं कि वो मनमानी ना करे, वहाँ मेरी दरख्वास्त मोहतरमा से ये है कि वो 18वीं तरमीम इंजॉय करें। इट्स सो इंजॉयफुल, क्योंकि उसमें सूबों के इख्तियारात है, उसमें बीबी के इख्तियारात है। बुजदार बेचारे तो बिजी थे ना, उन्हें टाइम नहीं मिला था 18वीं तरमीम पढ़ने। अब जब वो 18वीं तरमीम पढ़े ना, वो किसी एहसन इकबाल की ना माने, सूबे की माने। मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल कुछ इख्तियारात जैसे HEC और दूसरे तीसरे और बेशुमार, वो चाहते हैं कि मरकज के पास ही रहे। ठीक है। तो बेहतर यह है कि वो, मुझे रात किसी ने कहा यार एहसन इकबाल के पास इतनी जुरत होगी, क्योंकि दड़ल्ले वाली, तंतने वाली और तुम तराकियत वाली वजीर आला होंगी यकीनन। बिल्कुल, एंड इट्स गुड, एंड इट्स गुड। और वो नजर भी आ रहा है, मतलब वजीर आला हाउस यतीम खाना नहीं लगना चाहिए ना, वो वजीर आला हाउस लगना चाहिए, जहां आप दरबार हाल में बैठ के सुबह सुबह आप सरकारी ऑफिसर से बात करते हैं
तो आपको पहचानना है कि दरबारी कौन है, हमनवा कौन है, हमदम कौन है, मुखलस कौन है, मतलब परस्त कौन है। यही तो लीडरशिप की आंख होती है कि वो चश्मे बीना रखती है। वरना तो देखें ना, रात से हमने उनके भी कसीदे टीवी पे शुरू देख लिए हैं जिन्हें 2 दिन 100 दिन लग रहे हैं। मरियम के मैं मरियम से बहुत होपफुल हूँ। लेकिन मैं ये बातें, कोई जाए थाने, वो आपको शायद याद हो कि एक आरफ नकई साहब थे, नहीं आप तो बड़े छोटे बच्चे हैं सर, शायद आपको याद हो, नकई साहब ने तो पेटियां उतार दी थी थानों में जाके। अच्छा। नहीं, हमें ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात चाहिए। ये नहीं, तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा ना आने साहब कि क्या लेकिन होता हमें है तो हमें तो कुछ कहना है ना। और अगर इदारों में हमने कितनी इस्लाहात आती हैं। और एक आखिरी बात फिर आपका जी, सवाल जरूर, लेता हूँ या सर को सुनूंगा कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि मरियम बाबा से सीखेगी, चचा से सीखेगी, वक्त बड़ा आगे चला गया है। मरियम नहीं सीखेगी। नहीं, सीखना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है सीखना चाहिए? डिजिटलाइजेशन का दौर है, बिल्कुल ऐसे ही है, रेशनल होना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, है, true, एक्टिव होना true। चाहिए, आगे होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो का दौर उनके है ना, आगे टेक्नोलॉजी, बढ़ना। जो उनके कारकुनान जो है ना जिद्दतों की तरफ चले जी, गए जी। हैं। हमें तो अब लोग बाबे समझते हैं ना, हमारे तो बच्चे सर जी घर बात यहाँ से शुरू करते हैं कि डैडी आपको नहीं पता, आपको क्या पता हो? आपको क्या हाँ, पता, आपको क्या पता? दिल में ये मुनीबा भी यही कह रही होती है बार बार। तो देखे, उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। और मैंने जो कहा है ना कि 18वीं तरमीम में वो सारी कहानियां हैं जो सूबे को बेहतर करती हैं, जो कुव्वत बख्श है। चले देखते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर और पहले 100 दिन के बाद हमें उनकी तारीफ या तनकीद करनी चाहिए। हम सिर्फ अभी ये जानने की कोशिश करें कि क्या क्या चैलेंजिंग्स आ सकते हैं, चैलेंजेस मरियम जो है वज़ीर आला है हमारी, उनको फेस करने पड़ सकते हैं। इमरान अकबर कल से आप देख रहे हैं हलफ उठा लिया, मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला का पहली खातून वज़ीर आला बनी है, तारीख रकम कर दी है उन्होंने। लेकिन क्या कुछ नया, कुछ चेंज नज़र आ रहा है उनके वज़ीर आला बनने के बाद? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग शो है तो आपका आज चाय के साथ साथ प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू भी, प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू भी सुनने थे, मज़ा आ रहा था। अच्छा वो लेकर चल रहे थे, तो हम तो बड़ी नाक़िस राय रखते हैं। तो इस वाले से ये देखा गया है कि अभी तक जो हमने असेस किया 8 फरवरी से लेकर आज तक, कि 8 फरवरी को वोटिंग होती है और 9 फरवरी को बीबी मरियम नवाज़ को 23,000 12 करोड़ में से इतनी बड़ी वाम 12.5 करोड़ की वाम और 23,598 वोट पड़ते हैं। इनके जो मुकाबले थे उनको 21,000 से ज़ायद वोट पड़ते हैं। 159 पीपी है और वहाँ से ये इलेक्ट होती हैं। और उसके बाद जो है वो आगे का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। और 9 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो जुम्मे वाले दिन सेशन हुआ, हफ्ते वाले दिन सेशन हुआ, संडे को छुट्टी आ गई, मंडे को सेशन हुआ, 3 सेशन जो हैं वो कम से कम 5.5-6 घंटे के दौरानिए के दरमियान हुए हैं। कि अगर 10 बजे इजलास बुलाया गया तो 4:30 ख़त्म हुआ, अगर 4 बजे इजलास बुलाया गया तो रात को 11 बजे ख़त्म हुआ। और अगर कल जो इजलास हुआ वो आपके सामने कोई 1.5 घंटे की जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर थी। उसके बाद गवर्नर हाउस शुरू हुआ, गवर्नर हाउस वो 3:37 पे पहुंची। उसके बाद वो अपने चचा से मिली, अपने वालिद साहब से मिली, अपने कज़न से मिली। उसके बाद वो फिर दोबारा जो है वो वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस पहुंची और वहाँ पे आकर उन्होंने हलफ बर्दारी की। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने प्राइस कंट्रोल में की मीटिंग्स की। उसके बाद सूबे के अमन अमान के हवाले से मीटिंग की। उसके बाद वो एक थाने में पहुंच गई जहाँ पे उन्होंने जाके एक बताया कि वज़ीर आला आ गई हैं और 24 घंटे वो काम करने को तैयार हैं। मतलब वो अपने हमें एक टेंडेंसी नजर आ रही है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब सुबह उठ के निकल जाते थे और दौरे करते थे। क्या आपको लगता है वैसा ही? मैं इससे भी पीछे चलता हूँ। देखिए ये रवायत कायम की हुई है शहबाज शरीफ साहब जो चूँकि पंजाब के 15 साल के वज़ीर आला हैं। वो कोई ये नहीं है कि 2 साल। देखो उनका बेटा जो है 87 डेज रहा, ठीक है, 87 दिन हमजा शहबाज रहे, कोई 5 साल उनके भाई रहे। और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। इवन के लाहौर को तब्दील कर दिया मगर अब ना गटर के ढक्कनों को देकर लोगों को सस्पेंड करने का टाइम नहीं है। अब ना चांद पे की खला में जो है जगह बनाने का टाइम है। लोग जो हैं वो इस वक्त चांद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो सूरत हाल देख रहे हैं। पंजाब में इस वक्त की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं कि शहरियों को इन्फ्लेशन का मुकाबला करना पड़ रहा है। वो शहरियों की सबसे बड़ी इस वक्त मांग है। इसके अलावा ये तरक्याती काम, कल मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया भाई मैं 900 अरब रुपये ख़जाने में छोड़ के जा रहा हूँ।
और मैंने जो जो काम करवाए हैं आपके सामने है, मैं दिन रात लगा रहा हूँ। मैं 10 घंटे काम करता था, अफसर 16 घंटे काम करते थे, 8-8 घंटे हम सोते थे, और जैसे जैसे सोते थे वैसे वैसे ड्यूटीज लगी हुई थी। एक पूरा हमने डेकोरम रखा हुआ था कि किसने कैसा काम किस तरीके से करना है। जैसे कल पहला ही इजलास उन्होंने किया है इमरान, और उन्होंने सारे इदारों में डिजिटलाइज सिस्टम लाने का ऐलान किया है, तो उससे आपको लगता है कोई फायदा होगा? और इस पे क्या आप मुनीबा देखिए, आजकल ना मोबाइल इंटेलिजेंस चल रही है, आपको पता ही है, बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम ना कम से कम इंडिया से 50 साल पीछे हैं इस मामले में। ये तो आपकी वज़ीर-ए-आला खुद भी कह चुकी हैं, सब कह चुके हैं कि हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। हमारे बच्चे बच्चियों के पास ह्यूमन सोर्स बहुत अच्छा है, मगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास जो है जाने आने के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। मगर मैंने कल उनकी तकरीर बखूबी बड़े अच्छे तरीके से सुनी है, जिसमें उन्होंने हर बात को डिस्कस किया है, और ख़ास तौर पे उन्होंने ख़ातीन का जहाँ पे मामला आता था उन्होंने उसको भी डिस्कस किया है कि अगर हम थानों में मर्दों के लिए डेस्क बना सकते हैं तो ख़ातीन जो आती हैं जो पकड़ी जाती हैं, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं क्राइम तो होता ही है, तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, ऐसे ही बैठाया जाएगा ताकि एक अच्छा वाइब्स अच्छी आएँ। मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जा रहा है कि आज तक अभी तक तो ये सूरत हाल है कि आपकी वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर शहर में इस वक्त भी इजलास में मौजूद है, मीटिंग्स कर रही हैं, उनके साथ जो है वो फेस टू फेस अफसरान का तारुफ करवाया जा रहा है। और आगे देखें, 2 दिन गुजर गए हैं 5 सालों में, 5 सालों में 2 दिन गुजर गए और ये गुजरते जाने हैं। और मैं जो प्रोफेसर साहब है उनकी बात से बड़ा इत्तेफाक किया मैंने कि ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस इसी तरह ही पैदा होती है। अच्छा, ना वाकया होता, PTI को मिली, ना वाकया होता, हाँ ना, मगर इससे सीखना चाहिए। देखिए, गुड ये है कि एफर्ट में अगले को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, सलूट करना चाहिए कि आपने हमें आने का मौका दिया है, और ये मौका हम जाने नहीं देंगे, हम लोगों के दिलों में जाएंगे। देखिए, 5 साल, पूरे 5 साल क्यों मिलते हैं कि 5 साल इसलिए मिलते हैं कि आप लोगों के दिलों में घर करें, और लोगों के दिलों में घर करने का एक ही मकसद होता है कि आपने खिदमत की है। आउटर लेयर अगर देखी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुख्तलिफ इजलास भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो पंजाब असम्बली में भी, इन हाउस में भी इसी तरह हमें एक्टिव नज़र आएंगी, उधर भी अपना वक्त सर्व करती हुई नज़र आएंगी या नहीं आएंगी? क्या लगता है आपको नईम मसूद साहब, क्या पंजाब असम्बली में भी वो उधर टाइम दे पाएंगे, क्योंकि पार्लिमानी उमूर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? देखिए, मैं होपफुल हूँ इस हवाले से, होपफुल है आप? कि उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उन्हें अपोजिशन की भी सुननी पड़ेगी, अपने लोगों की भी सुननी पड़ेगी। आप जब असम्बली में जाते हैं, बतौर मिनिस्टर जाएं या बतौर CM जाएं, तो आपकी अपनों से भी मुलाकात होती है। जहां आप वही हाय सुनते हैं ना अपोजिशन की, वहां आपके अपने भी आपके लिए एक मौसीकी लेके बैठे होते हैं, और वो नुमाइंदे होते हैं अपने हलकों के, अपने अजला के। तो वज़ीर आला आम तौर पे उन्हें वहीं मिला करते हैं। अच्छा। वहाँ टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बात कर लेते हैं, असम्बली के बाद चैम्बर में बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ आज वज़ीर आला अगर रहीम यार खान है तो कल वो रावलपिंडी हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो इसलिए असम्बली में आना तो बहुत ज़रूरी है। वो जो क्लास कल्चर है, जो रिसर्च कल्चर है, जो सीखने का कल्चर है, पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल साइंस, देखिए बाहर है आपका इंतज़ामी अमूर, असम्बली में है आपका पॉलिटिकल अफेयर। आपको पॉलिटिकल अफेयर और मैनेजमेंट के साथ चलना होता है। मैं यहाँ एक मुनीबा अर्ज करता चलूँ, थोड़ी सी वजाहत मैं अर्ज कर दूँ कि जब आप मरकज़ में होते हैं ना, तो वहाँ जो मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है, वो गवर्नमेंट होता है। जब आप सूबे में होते हैं तो आपके सेक्रेटरी गवर्नमेंट होते हैं, जिनका चीफ एग्जीक्यूटिव CM होता है। अब CM को डील करे, माजी में जो रहा है, बुज़दार के दौर में रहा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में रहा, परवेज़ लाई के दौर में रहा, कि मिनिस्टर्स को सेक्रेटेरिएट, आपके पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात करता हूँ, KPK की, हाँ मैंने KPK की बात करनी है, इन्होंने मुझे एक बड़ा अहम जुमला दिया। अच्छा, वो बाद में करता हूँ, ये मुकम्मल कर लें। अच्छा, सॉरी सर, वो आपकी बात चुराऊंगा, दिल तो चुरा नहीं सकता, बात ही चुरा सकता हूँ। तो अब आप क्या होता था उन दिनों में, जो मैं 20 साल से देख रहा हूँ, अच्छा, कि जनाब ना CM लिफ्ट करा रहा है और ना सेक्रेटरी लिफ्ट करा रहा है। आप सेक्रेटरी को इतना पावरफुल ना बना दें। सही। मैं तो एक हाथ जोड़ के गुजारिश किया करता हूँ कि ये जो सिविल सर्वेंट है ना, जो बीबी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि मुझे अच्छे लगते हैं वो जो काम करें, लेकिन इसमें बहुत सारे निखट्टू हैं जिन्हें हमें पता है, ये कहानी फिर सही, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी में कोड की कास्ट करने वाले भी मौजूद। लेकिन क्या शायद पता चले कि आइडेंटिफाई कर ले बीबी? डेफिनेटली करनी चाहिए, नहीं करनी है तो फिर क्या लेने आई हैं, मतलब इतनी तारीफें भी नहीं, वो फिर ये ना होर 10 किन्नियां तारीफां चाहिए तेनू।
अब अगर घास से घोड़ा दोस्ती करेगा ना, तो फिर खाएगा क्या? ये सबसे पहले हंट करने अच्छे बुरे जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये सियासी बयान बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, बड़ी फजूल ब्यूरोक्रेसी है हमारी, और पंजाब की सबसे ज्यादा काबिल तनकीद है। उनके अच्छे काम में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं निकलूंगा फोन आने शुरू हो जाएंगे, भाईजान सानू भी लताड़ता तुसी, लेकिन देखें ज्यादा 80% जो है, आप एक सेक्रेटरी को, मैं बीबी को कहूंगा, एक सेक्रेटरी को आप भेजते हैं जी, आप टैक्स पे बाहर जाके कोर्स करके आए, वापस आए तो उसे आप मरकज या कोई रेलवे का सेक्रेटरी लगा दे। तो इमरान, आपको क्या लगता है कि जिस तरह बाकी चीज़ों को बहुत टाइम दिया जा रहा है, 2 दिन में तो हमने देखा है काफ़ी दौरे भी कर रही हैं, एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो क्या हमें असेंबली में भी इन हाउस भी वो टाइम देती हुई नज़र आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए मुनीबा, सिर्फ ये तो बात हमें ना अपना मान लेनी चाहिए, बल्कि 12.5 करोड़ आवाम को मान लेनी चाहिए कि मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। और वज़ीर आला पंजाब के जो काम है वो करना चाहती हैं, और उनके पास ही अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा मौका दे दिया है कि अब बेटा हमने आपकी विश पूरी कर दी है, अब आपके पास है, आपने करके दिखाना है। और वो ये करके दिखाएं कि मैं तुमसे खुद पूछूं बता तुम्हारी रजा क्या है। ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ना, ये किसी को जब मिल जाती है, एक्सेस मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्सेस यहाँ तो एवरीथिंग इज़ बैड, यहाँ अच्छे की तरफ जाती है। तो अब मरीम नवाज का जो फर्स्ट जो कल का हम देख रहे हैं अब तक, कि कल के अब तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए उनकी तकरीर तक, 2:30 बजे 2:15 तकरीर शुरू हुई तो जाके 3:45 हुई, मगर अब ये सूरत हाल ये है कि अब किस सूरत हाल के मुताबिक मरीम नवाज फील्ड में मौजूद है। अब जो बजट सेशन चलने हैं, आगे आपका जून में बजट आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है, आपकी आज काबीना अनाउंस होने जा रही है, आपकी तमाम तर मामला हैं, और एक मामला सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिदम निगरान वज़ीर आला पंजाब का चल रहा था ना, वो रेमेडी को दोबारा से सेट किया जा रहा है। अच्छा, उसी लेगेसी को लेके जा रहा है। जी, ये फेस चेंज हुआ है। बाकी देखें, आपको आईजी पंजाब उनके पीछे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी जैसे, लेकिन क्या हमें पंजाब असेंबली में वैसे नजर आ रहे हैं? नजर आएंगी या नहीं आएंगी? कहाँ पे जी? हमें असेंबली में नजर आएंगी वक्त देते हुए, या इन हाउस में हमें नजर आएंगी कि नहीं आएंगी? हमने 3 दिन में ये देखा है कि मरीम नवाज जो है वो इस वक्त चाह रही हैं कि इस जो सेशंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हों, और लोगों की जो मामलात हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ मैटर हैं, जो को प्रोविंशियल की हद तक जो है असम्बली में तय होती हैं, उनको हम तय करें। मगर जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जिनके पास इस वक्त मेंबरान है, जो अंदर आते साल नारों से शुरू होते हैं, नारों पर ख़त्म होते हैं, तो उसकी जो सूरत हाल है उसको काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ रहा है, और ये तमाम चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। मतलब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। सवाल उठाने चाहिए, चीखना चलाना ये मेंबरान का काम तो नहीं है, चीखने चलाने के लिए इन्हें वोट भी नहीं दिए थे। बिल्कुल। और मलिक अहमद खान के लिए भी मैं एक अच्छा जुमला कहूँगा इमरान अकबर की इजाज़त से, कि ये भी काबिल सताइश आदमी है। अच्छा। ये भी बड़ा कंपोज्ड आदमी है। अब इनकी सलाहियतों का भी इम्तहान होगा। देखें, वो जो अपोजिशन है ना, उसने चोर चोर कहना है, और जो कस्टोडियन होता है असम्बली का, पार्लियामेंट का, वो होता है स्पीकर। हाँ जी। बहुत सारे मामलात को, ट्रेंड्स को स्पीकर ने मुतय्यन करना है और उसको आगे लेकर चलना। वैसे तो अब चोर चोर किस मुंह से कहेंगे। अभी जिस तरह वक्फे से पहले इंफॉर्मेशन दी हमें भाईजान ने, इमरान ने, कि अरबों रुपए छोड़ के जनाब नकवी साहब गए हैं, जो निगरान वज़ीर आला थे, तो चोरों के सूबे में अभी भी इतना पैसा है, और केपी दिवालिया हो चुका है। केपी के मतलब कहते हैं दिवालिया, यूनिवर्सिटी वालों को तनख्वाह नहीं मिली, लोग बाहर बैठे हैं, सेक्रेटेरिएट परेशान है। 9 अरब गालिबन छोड़ के गए तो जी 900 अरब कहने वाली बात है, मतलब इतना पैसा छोड़ के पंजाब का लंबिया रकमा, और वो कहते हैं जी लूट गए। तो अपना देखे ना वहाँ हाल क्या, जो काम देखे। मैं किसी तासुब में नहीं कह रहा, और आपको पता है मैं जितना लीगी हूँ या जितना पीपलिया या पीटीआई हूँ, मेरा काम एनालिसिस देना। जो एनालिसिस कहता है ना, तो वो केपीके में हमें जब वहाँ मेट्रो बनी थी तो क्या चीखो पकार थी, वो खुद रो रहे थे। वज़ीर आला बदलना पड़ा उन्हें, वो वज़ीर आला उन्हें छोड़ भी गए, खड़क साहब। तो सियासत ही छोड़ गए ना। अब देखिए अपोजिशन को सोचना है, आज की अपोजिशन
कल की हुकूमत होती है और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है। लेकिन मैं कल देख रहा था उन्होंने एक अपने हलफ उठाया है, वो जो फार्म 15 और फार्म 45 और फार्म 47 लड़ रहे हैं ना आपस में, तो मैं देख रहा था वो शौकत पराचा साहब भी इमरान पीपल्स पार्टी से आए हैं, वो मुनीबा राना आफ्ताब जो फैसलाबाद से हैं वो भी पीपल पार्टी आई है। अच्छा। क्या खूबसूरत पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मजमुआ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद, तो उन्हें बात करनी चाहिए। अच्छा। चीखना नहीं चाहिए, और अच्छी अपोजिशन जो है वो अपनी एक शैडो कबीना बनाती है। ठीक है, मुझे मतलब पता है आपने वक्फे की तरफ तो नहीं जाना। नहीं वक्फा लेना है मेरे मैंने, लेकिन साथ मैं आप जुल्म करती हैं। लास्ट कमेंट दोनों से लेना चाहूँ। ओवरऑल आपको अब पंजाब की हुकूमत में चेंजिंग नजर आ रही है? काबीना में आपको क्या लगता है कि कौन कौन आ सकता है? देखिए, काबीना में आने अब्बा जी की मर्जी के बंदे। अच्छा, नवाज शरीफ सेक्रेटेरिएट में आने हैं अब्बा जी की मर्जी के बंदे। ठीक है। और काबीना जो है चाचा जी की मर्जी के नहीं आएंगे? चाचा जी की मर्जी अब मरकज में चलेगी। चाचे ने मरकज का जो पिछली दफा बुरा हाल किया है, अब वो तो अपना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं उसको। पीडीएम की हुकूमत जितनी भी रही है, चाचा जी की मर्जी जितनी भी रही है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते यहाँ हैं। एक्सेप्ट कौन करता है? यहाँ कौन एक्सेप्ट करता है? सही। लेकिन उन्हें अपना काम करना चाहिए। इन्हें और अपना काम मैंने जो करना कहा है ना, जी। 18वीं तरमीम में पंगेबाजी नहीं होनी हाँ, चाहिए। ठीक। चाहे उत्ते चाचा थले भतीजी है, लेकिन ये सूबा वो मरकज है, उनके खारजा बिल्कुल। अमूर के काम है वो संभाले। वो और है, यहाँ और दाखिली पंजाब अमूर के काम और है, है, इसको वो देखना दफा चाहिए। के संभाले। ठीक है। हमें इंसानी हुकूक का और विमेन एम्पावरमेंट का दफा करने दे। चले इमरान, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए अमनीबा, इस वक्त जो मजमूई तौर पर देखा जा हाँ रहा है जी। ना कि अगर शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया जाए, जिस तरह पंजाब में था, तो वो एज वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में फ्री हैंड अच्छा काम कर सकते तो हैं। बहुत बहुत अच्छा काम अच्छा, करके बिल्कुल। आएंगे। गवर्नेंस और इसी बड़ी तरह अच्छी थी। अब देखें, अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि 180 की स्पीड, मोहसिन नकवी को कहा जा रहा है कि 420 की स्पीड। अब 420? मरियम नवाज की स्पीड स्पीड कितनी जरा होती है? फर्क पा 419 कर लो या 421 कर लो। नहीं, इमरान अल्लाह दा वादा। बात नंबरों की नहीं है, वो बात ये है कि उनकी स्पीड की बात की जा रही है कि उनकी स्पीड से कितना ज्यादा आगे जाती हैं। हाँ। और क्या अब देखते हैं कि आगे जाती कि क्या पीछे ये जाती है, कबीना ठीक को है। साथ, क्योंकि मोहसिन साहब के साथ पंजाब असम्बली नहीं थी, हाँ इनके जी। साथ ये भी जुड़े हुए पंजाब हैं, असम्बली तो भी ये है, कैसी हाँ। ड्यूटीज लगाती हैं। बात रह गई आपकी कि आज के दिन में किस किस को वजारत मिलने जा वजारत रही मिल है। सकती है। मोटी-मोटी बता दे थोड़ी सी। तय हो चुका हुआ है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब अच्छा, है, ख्वाजा ठीक है। सलमान रफीक साहब है, जो एक पंजाब में पहले भी जो थे। नाउन ये personality काम शख्सियत करने है, वालों हाँ, में से है और ठीक है। भागदौड़ करने वालों में ठीक से है, है। और लाहौर से शहर को एक जानते बात हैं। मुझे भी बता दें, राना मशहूद को मशीर लाएंगे? जी बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि ओके। देखिए अच्छा। ये तमाम चीज़ें साथ साथ एजुकेशन चलनी अच्छी है। संभाल सकते हैं। हाँ जी, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलनी है। अब बात वही आ गई कि मर्जी किसकी होगी, मर्जी किसकी? तो जाहिर बात है अब जो मरियम नवाज हैं वो उनके अपनी मर्जी पीछे करेंगी। नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, मियां साहब ही। खुद बैठे हुए हैं, और नाल उनको चाचा जी परवेज वो रशीद खुद बैठे कह हुए रही है हैं। कि वो खुद परवेज कह रही है कि रशीद मेरे अब्बू मुझे कभी जैसे मैं सज्जे कभी खब्बे। घर जाती हूँ तो बाबूजी मुझे बताते हैं कि आपने चल। ये करना है। अच्छा। तो परवेज रशीद साहब उनके साथ मौजूद है, ओके। और ये सबसे बड़ी बात है, हम बार बार उनको बोल रहे हैं, परवेज रशीद साहब ने उनको चलाना है और उनको उस साथ चलाना है। उनके आफ्टर साथ ऑल ही बैठ इज लेजेंड। चले देखते हैं कि किस तरह, अगर वो इतने लेजेंड लोग पीछे बैठे हुए हैं मरीम नवाज के पीछे, तो देखते हैं कि अब हुकूमत किस तरह चलती है। खासतौर पर वजीर आला वो बन चुकी हैं, तो पंजाब की हुकूमत को किस तरह लेकर चलती है। हमारे साथ नईम मसूद साहब मौजूद है। नईम साहब बहुत शुक्रिया, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी रहने के हवाले से। जिस तरह हमारी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह कुछ और एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो योगा हो सकती है, वो कोई भी हेल्दी एक्टिविटी होती है, कोई भी स्पोर्ट हो सकती है। मसला ये है कि जनाब, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सुबह सवेरे जब भी उठते हैं तो एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, एक फ्रेशनेस की फील होनी चाहिए कि आप सुबह सवेरे उठ रहे हैं, बड़ी अच्छी नींद पूरी हुई है। नींद पूरी होने के बावजूद भी आप सिकनेस फील करें या मसल में स्टिफनेस फील करें, तो ये काम ख़राब हो जाता है यहाँ पर। कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और आप आवाज़ारी के साथ उठ रहे हैं, जिस्म में दर्द है और समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि ये मसला क्या है। अगर नींद पूरी भी है या उसके बावजूद भी आपके जिस्म में बॉडी पेन क्यों होती है, वजह इसकी क्या है, हल इसका क्या है। क्योंकि अगर मेरे साथ है तो ऑब्वियसली बहुत से और भी लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो मेरा मसला है ना, ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि सुबह सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस एक तो होती है, दूसरी स्टिफनेस भी होती है, मसल स्टिफनेस होती है। क्या वजह है कि सुबह हम फ्रेश के बजाय आवाजारी हो रही होती है हमें, कि बॉडी पेन्स हो रही हैं, एक्स हो रही हैं, क्या वजह है इसकी? ये आप अकेले का मसला नहीं है, ये तकरीबन आधी कौम का आधी मसला है, आधी आबादी का कौम मसला है, ही कौम का। और आपको हैरत की बात ये है कि इसमें से अक्सरियत यंग लोग हैं, हाँ, या वो लोग हैं जिनकी थोड़ी सी एज यंगर से अपर लिमिट पे चली तो गई, वो ठीक है। उनकी मॉर्निंग सिकनेस और स्टिफनेस दोनों वो हाँ। लगते हैं में पट्टे हमारे ऐसे अकड़े में हैं कि सुबह उठ के हम फ्रेश होने की बजाय मजीद आवाज़ार हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये हमारे पास जब ये सारे लोग आते हैं तो हमें इसमें थोड़ी सी इनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अच्छा, 2-3 सवाल हैं। जनाब, आप रात को सोए कितने बजे थे? अच्छा, ठीक रात है। को सोने से पहले आपने फ़ोन कितनी देर इस्तेमाल किया, कंप्यूटर कितनी देर इस्तेमाल किया, टीवी कितनी देर देखा? ओके। जब हमारी स्लीप ही प्रॉपर नहीं है तो फिर वो सुबह उठ के आप फ्रेश कैसे होंगे? नंबर 2, ये पूछने की ज़रूरत है कि आपका बेड कैसा है, स्टिफ तो नहीं है, सख्त तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्लीप में हेल्प करती हैं। फिर तीसरी चीज़, अगर पिछले दिन जो गुजरा है उस दिन कोई ओवर वर्क कर लिया है, ज़्यादा काम कर लिया है, थकावट ज़्यादा हो गई है, रेस्ट नहीं मिला, और ख़ास तौर पर अगर कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो वो आपको अगले दिन भी आपको प्रोजेक्ट करती है। वो आपको जब उठेंगे तो आप प्रॉपर सो नहीं सकेंगे, तो प्रॉपर उठ भी नहीं सकेंगे। तो ये तीन। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम ज़्यादा सो लें, बहुत ज़्यादा, तो हम बेहतर उठेंगे। एक बात याद रखिए, वो लोग जिनको जोड़ों की दर्दें हैं, ख़ास तौर पे जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गैंठिया टाइप मर्ज हैं, वो ज़्यादा सोएंगे तो उनको दर्द ज़्यादा होगी। अच्छा जी, होता ही है कि जो जोड़ है उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो मूव करता है, जो उनको लुब्रिकेट करता है। अगर आप ज़्यादा उसको एक जगह पे रहेगा, पड़ा रहेगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो वो जमना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा सुबह उठेंगे तो जोड़ उनके अकड़े होंगे, मूवमेंट भी नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप सोएं तो प्रॉपर नींद, जितनी 4 से 6 से 8 घंटे के दरमियान की नींद अगर हो जाए तो बेहतरीन है। ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। तो जैसे कम सोना नुकसानदेह हो सकता है, इससे ज़्यादा सोना भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो इसलिए मेन जो चीज़ है वो आपने ये देखना कि मेरी एक दिन पहला कैसा गुजरा, और रात को मैं सोया कब, किस एनवायरनमेंट में सोया, ठंड कितनी थी, गर्मी कितनी थी, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन क्या जो हमारा स्लीपिंग पोस्चर होता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि हमने जो तकिया है वो कितना भारी लिया हुआ है, मतलब उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं बहुत छोटा वाला तकिया लेके सोते हैं, बहुत से लोग बहुत बड़ा वाला तकिया लेके सोते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ख़ास तौर पे वही बात दोबारा आ जाएगी, जो लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं रात को, इस ऐसे पोस्चर में फ़ोन इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं कि बॉडी का एंगल ही ठीक नहीं होता। तकिया बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, जैसे बेड इम्पॉर्टेंट है उस तरह तकिया भी उस तरह बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस्म का तकिया लेते हैं और वो आपको सूट भी करता है कि नहीं करता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं, अगर आपने सही वाला जो आपको सूट नहीं करा, आपके कंधे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, आपकी नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है अगर आपका तकिया सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर सुबह उठ के, अगर ये वाली सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो सुबह सवेरे उठ के हम कैसे इस स्टिफनेस को, ये सिकनेस को भगा सकते हैं? देखिए, हर स्टिफनेस और सिकनेस के लिए डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है। एक तो कोशिश ये करें, वही जो रूटीन की बात है जी, टाइम पे सोने की कोशिश करें, टाइम पे उठने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं, कम से कम 2-3 चीज़ें का ध्यान रखें। लेट नाइट खाना जो है, खास तौर के ऊपर हैवी मील्स, हम आधी रात को मंगा के खाने खाते रहते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, ये हजम ही नहीं होता। ये सारी डाइजेशन आपकी खराब करेगा, तो बॉडी की स्टिफनेस इससे बढ़ती चली जाएगी। फिर वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग सुबह उठ के अगर थोड़ी सी वर्जिश कर लें, चाहे 10 मिनट कर लें, घर के अंदर कर लें, कमरे में कर लें, उससे जॉइंट की मोबिलिटी बेहतर हो जाएगी। वो आपको दर्द भी कम होगी, जोड़ जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो बॉडी स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। अच्छा। फिर अगर हम वार्म बाथ ले लें, नीम गर्म पानी से नहा लें, ये आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपकी दर्दें इससे भी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा। फिर अगर आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है, पराठे, नान, चने और निहारियाँ खाने की बजाय अगर हल्का सा को खाने ले लेके नाश्ता ज़रूर करें, और उसके बाद थोड़ी अपनी मोबिलिटी रखें, तो ये दर्दें बेहतर हो जाती हैं। और फिर भी ठीक ना हो तो जो रूटीन के घर की एक आध दवाई जो मिलती है, हर घर में पड़ी होती है,
वो पैनाडॉल खा लें, पैनाडॉल खा लें काफ़ी है, ठीक है। लेकिन रोज़ नहीं, रोज नहीं खानी है। रोज़ नहीं। अच्छा पहले आप अपनी रूटीन सेटल करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दर्दें बाज़-औक़ात अगर ज़्यादा हों, चक्कर आने शुरू हो जाएं, बुखार हो जाए, अच्छा। जोड़ सख्त हो जाए, तो फिर आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। ओह, लेकिन ये ओके। सारा कुछ रेमेडीज जो घर वाली है ना, पहले ये खुद करके पहले ये देख खुद कर लें। लें, उसके बाद भी अगर ना हो तो फिर किसी को दिखाएं। अच्छा, मतलब हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पर हमारी माएँ जो होती हैं, वो सारा दिन काम करती रहती हैं और रात में कहती हैं जो हमारी टांगों में दर्द हो रही है, हमारे जोड़ दर्द हो रहे हैं, और सुबह उठते हैं तो उन्हें बुखार हो जाता है। ये इसी वजह से होता है, तो उसके लिए उनको क्या कोई रेमेडी घर पे कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं या नहीं? मतलब दूध में जैसे कहते हैं जी हल्दी मिला के दे दें, या इस तरह की कोई टोटके कर लें? ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन रोज़ बुखार होना हाँ, ये ठीक नहीं है। थकावट की वजह थकावट की। अच्छा, दूसरी चीज़ के बुखार महसूस होना और बुखार होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा, उनको इसको किस महसूस- तरह डिफरेंशिएट करेंगे वो आप? तो थर्मामीटर से चेक होगा ना। अच्छा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि जी मुझे बुखार है, हाँ। तो आप एक आध दफ़ा किसी डॉक्टर के पास या खुद थर्मामीटर से, अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ जी, गए, जी। आप चेक कर लें। क्योंकि बुखार महसूस होना और चीज़ है, होना। अगर वाकई रोज़ हो रहा हाँ। है तो फिर तो चेक कराना चाहिए। फिर तो डॉक्टर से चेक कंसल्ट कराना करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी जो माएँ बहनें घरों में बेटियाँ काम करती हैं, उनको रेस्ट वाकई नहीं मिलता। हाँ जी, कभी नहीं किसी के मिलता। खाने का टाइम हो जाता है, कभी वही किसी ना, के जाने सारा का दिन टाइम हो बेचारी जाता ये है। इधर इसी उधर कर काम में रही लगी होती है रहती काम। इसीलिए उनमें मसल की स्टिफनेस और ख़ास तौर पे जिसको हम फाइब्रोमाइल्जियास कहते हैं, कमर के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे, दोनों कंधों के दरमियान ऐसे दर्दें होती हैं जैसे किसी ने, हम पंजाबी में कहते हैं, कुट लगाई होती है, कि वो सख्ती स्टिफनेस रहती है। दैट इज़ ट्रीटेबल। अच्छा, हाँ, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ओके। हमें इसको डायग्नोज कर लें तो हम उनको पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं इसी अच्छा, जगह का, ओके। और उसके बाद हम इसके अंदर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके अंदर अच्छा। हम ओजोन लगा देते हैं, ओह। ऑक्सीजन है वो, जो जहाँ से ट्रिगर दर्द होती है ना, वो जगह ठीक हो जाएगी। वाओ, जैसी दर्द की कॉज ठीक होगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगी। ओके। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि आप अपना ख्याल रखें, डाइट ठीक रखें, ज़रूर कोई फ्रूट जो घर पे अवेलेबल है, दूध वो ज़रूर खाएं। लें, ताकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बेहतर होगी तो दर्दें कम होंगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हो ओजोन वाला, तो ये कितनी दफ़ा वो करा सकते हैं? किसी भी दर्द के लिए ये हो ये सकता है? बहुत सारी दर्दों के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, अच्छा। नुकसान कोई नहीं है, और ये हम गाइडेंस में करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए देख के पिन पॉइंट करके वो ओके, करते कि हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हो Specific रही है, हाँ जी। वहीं पे करना है। क्योंकि स्टीरॉइड नहीं है कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई ओके। नुकसान हो, तो ये कराया जा सकता है, और बाज़ लोगों को तो बहुत बहुत अरसा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद जी, वो बिल्कुल ठीक जी, हो जी, जाते जी, हैं। काफ़ी ये हद तो तक, बड़ी जी। अच्छी चीज़ है कि आप डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं और अपनी जितनी भी एक्यूट दर्दें आपकी जो साल पुरानी है, जो हर सर्दियों में निकल आती है या आपको बार बार होती है, वो आप जाके उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ओजोन उसको कहा जाता है, वो थेरेपी है, जी। प्रेशर दिया जाता है नहीं, या ऑक्सीजन इंजेक्ट लगाई किया इंजेक्ट जाता है। है, हाँ। इंसुलिन वाली नीडल, इंसुलिन वाली हाँ। नीडल लगाई जाती है, और उसकी वजह से जनाब अगर आपकी सारी दर्दें भाग जाती हैं और आपको रिलीफ मिलता है, तो और क्या ही चाहिए आपको। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।